हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम है सुनीता साबत एंड हम देख रहे हैं क्लास 9th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है बट ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। ये वन शॉट वीडियो है बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि मैम वन शॉट वीडियो है एंड सेकेंड पार्ट। ये स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि एक लेंदी वीडियो से बेटर है क्वालिटी टाइम हो, यस, और बाउंसर भी ना जाए चीज़ें। सो दैट्स द रीज़न ये कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में वन शॉट वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं क्या है। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, भाई नाम से कुछ ऐसा कोरिलेट कर पा रहे हो आप? हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन, यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ें बनेंगी उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो चलिए देखते हैं। The compounds formed from only carbon and hydrogens are called basic organic hydrocarbons. Basic organic hydrocarbons यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई चीज़ें। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो चलिए कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बनी है ना? क्या बना है? हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों को अगर हम ऐड ऑन कर दें, एक तरह का एडिशन रिएक्शन, बचपन में हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने देखा है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तो ये एडिशन रिएक्शन है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है मीथेन। अब मीथेन का फॉर्मूला अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो क्या है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स हैं। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन्स, CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। वेराज अगर हम बैलेंसमेंट में अगर फोकस करें रिएक्शन की, तो रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में एक कार्बन, बट हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड इज 1 एंड प्रोडक्ट साइड में है 4। तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। यस, कुछ तो गड़बड़ है। भाई क्या करना है? सिंपली 4 ऐड ऑन कर देना है हमें हाइड्रोजन के साथ, तो बन गया मीथेन का फॉर्मूला। बैलेंसमेंट हो गया, CH4 बन गया मीथेन। स्टूडेंट्स, अब ये तो रहा कि भाई कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन हुए, बट एक और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझने जैसी है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। हमने देखा था एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड विद कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड्स तो मैंने कहा था कि भाई लेन देन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यस, किसी ने इलेक्ट्रॉन्स ली, किसी ने इलेक्ट्रॉन्स दे दी, ये बनते हैं आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एक और चीज़ था कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड याद करिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी। यस, तो कोवैलेंट बॉन्ड को समझते हैं। ये जो मीथेन बना, हाइड्रोकार्बन बना एक कोवैलेंट बॉन्ड से। अब कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं। कार्बन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है भाई। गॉट इट? सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब उसके साथ है हाइड्रोजन जिसके पास एक ही ऑर्बिट है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। यस, इट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पे अगर फोकस करें तो इनके जो शेल्स हैं, कार्बन का आउटर मोस्ट और हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, इनर मोस्ट आउटर मोस्ट एक ही है। तो यहाँ पे एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। होना कितना चाहिए हाइड्रोजन में? 2, और कार्बन में कितने होने चाहिए सेकेंड शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट क्योंकि है नहीं, दोनों अनसेटिस्फाइड हैं। अब क्या करते हैं? कार्बन जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 अलग अलग हाइड्रोजन से शेयर करने के लिए रेडी हो जाता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन रेडी हो जाता है शेयर करने के लिए। किसके साथ? विथ हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं शेयरिंग कैसे होता है। अब हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है विद कार्बन, एंड कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है वो शेयर कर रहा है विद हाइड्रोजन। तब हुआ क्या स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए। अब हो ये रहा है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए विद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दी विद कार्बन। तो कार्बन के पास अब क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तू मेरा शेयर कर, मैं तेरा शेयर कर रहा हूँ, यानी हमारे पास दोनों की चीज़ें अवेलेबल हो गई। गॉट इट?
तो ये तो रहा एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसे ही होगा विद इन कार्बन। यस, एक हाइड्रोजन शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद हाइड्रोजन। तो ये हो गया 2। अब तीसरा भी होगा और चौथा भी होगा, यानी 4 हाइड्रोजन्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं विथ कार्बन एंड कार्बन शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स विथ हाइड्रोजन। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, शेयरिंग एंड केयरिंग कैसे बिलीव करता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो 4 हाइड्रोजन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं ऑफ देमसेल्व्स एज वेल एज कार्बन। तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गए, कार्बन शेयर कर रहा है विथ हाइड्रोजन्स, 4 अलग अलग हाइड्रोजन्स हैं। तो ये हो गया एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को पिक्टोरियल पिक्चर से अगर हम समझें तो एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन लगेंगे, तो हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, एक कार्बन 4 अलग अलग डायरेक्शंस में हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे रहा है। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की, हमने देखा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन टू कार्बन, कार्बन टू हाइड्रोजन, ये क्या है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड की सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स से बनने वाले जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी या बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी लो होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो कोवैलेंट बॉन्ड से बने हैं उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होती हैं। ये क्योंकि शेयरिंग पे बिलीव कर रहे हैं ना, अब दोनों शेयर कर रहे हैं, जैसे 2 फ्रेंड्स हैं शेयर कर रहे हैं, बट अगर उन दोनों के बीच में कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो भाई बॉन्ड टूट गया। यस, क्योंकि शेयर कर रहे थे, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है तो वो बॉन्ड वहाँ टूट गया। बट यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड जो है वीक होता है, इसलिए इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें सॉल्युबल है, वेराज वाटर में नहीं। वेराज एक और चीज़, दैट इज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में थे वो शेयर कर दिए गए हैं विथ हाइड्रोजन्स, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो भाई शेयरिंग कैसे होगी, कंडक्टिविटी कैसे होगी, है ना। तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हमने हाइड्रोकार्बन देखा और हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन में कोवैलेंट बॉन्ड का इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो भी देखा, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स होते हैं क्या? होते हैं भाई, होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स हमें पता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड्स। इसके टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हैं, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है कि कार्बन, क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट्स, 4, तो दूसरे कार्बन की भी वैलेंसी 4। तो ये कार्बन क्या करता है ना, कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है अगेन, कार्बन इज रेडी टू मेक बॉन्ड्स, कार्बन इज रेडी टू मेक बॉन्ड्स विद कार्बन इटसेल्फ। कार्बन अपने आप से ही कनेक्ट हो सकता है एक और कार्बन मेंबर से, कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन, ऐसे n नंबर ऑफ चेन्स बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15, ऐसे n नंबर ऑफ कार्बन चेन्स हम सीक्वेंस में लगा सकते हैं। वेराज दूसरे एलिमेंट्स ऐसे नहीं, जैसे ऑक्सीजन O2 ही बन सकता है, ऑक्सीजन N2, ठीक है। ऐसे सब प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास ही है। तो बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है, वो एट अ टाइम एक बॉन्ड शेयर करे तो बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देख सकते हो कार्बन टू कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड शेयर की गई है, एक कार्बन ने तीनों साइड हाइड्रोजन्स लगा दी, बट एक साइड से वो दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये जो ब्लू कलर के बॉल्स आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये कार्बन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और बाकी जो रेड कलर के बॉल्स हैं वो सारे हाइड्रोजन्स हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 आ जाते हैं कैटेगरीज, एक तो डबल बॉन्ड और दूसरा आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें उसे हम कहते हैं एल्कीन्स। डबल बॉन्ड का मतलब, सी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में,
यानी वो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर करना चाहे दूसरे कार्बन से तो कर सकता है क्या? यस, डेफिनेटली कर सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए, रेड कलर के जो बॉल्स हैं वो सारे हाइड्रोजन्स और ब्लू कलर के सारे कार्बन हैं। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से 2 बॉन्ड्स शेयर कर रखा है और जो 2 बचे वो सारे शेयर्ड हैं विद हाइड्रोजन्स। अब मैं बात कर रही थी तीसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप की। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड 2 ही ग्रुप्स हैं। सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स आते हैं। अनसैचुरेटेड में 2 कैटेगरीज हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड और एल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड शेयर कर रखा है और एक तरफ होता है हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब कुछ बच्चे, लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रही थी ऑफलाइन क्लासेस में, तो ऐसा हो रहा था कि बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कार्बन के पास 4 है, एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी, दूसरे कार्बन के पास भी 4 वैलेंसी, तो ये आपस में 4 के 4 वैलेंसीज क्यों नहीं शेयर करते हैं? ये स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं, बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं तो इसलिए मैंने सोचा ये शेयर कर लूं। स्टूडेंट्स, 4 अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। ओके, तो जब इस कार्बन की अगर हम बात करें, अजम्पशन ये 4th बॉन्ड है और इस कार्बन का ये 4th बॉन्ड है, 3 हमने शेयर कर रखा है। ठीक है, 3 हमने शेयर कर रखा है। अब ये जो ऑपोजिट साइड्स में है ये कैसे शेयर होगा? नॉट पॉसिबल ना। 3 अलग अलग डायरेक्शंस में हैं तो पॉसिबल है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन वाले कैसे शेयर करेंगे? नहीं पॉसिबल है। ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, वो नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो भाई ऑपोजिट्स में है इसलिए ये शेयर नहीं हो पाते। वेराज रिमेनिंग 3 की अगर हम बात करें, रिमेनिंग 3 जैसे अगर ये क्या हो गया, ये ऑपोजिट हो गए ये दोनों, बट रिमेनिंग 3 कैसे हो गए? एक ही साइड में आ गए तो तीनों के तीनों शेयर किए जाते हैं। गॉट इट? अब रिएक्शंस ऑफ कार्बन्स, क्योंकि हम कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो रिएक्शंस रिलेटेड टू कार्बन ही होंगे। सो रिएक्शंस ऑफ कार्बन्स में सबसे पहला है विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। तो चलिए, विद ऑक्सीजन मतलब क्या करना होगा? कंबर्शन। यस, तो रिएक्शन ऑफ कार्बन के लिए, कार्बन विद ऑक्सीजन में हमने एक सेटअप ले रखा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देख रहे हो एक बर्नर जल रहा है और विद द हेल्प ऑफ अ टोंग हमने एक कार्बन पार्टिकल ले रखा है, एक कार्बन कंपाउंड कह सकते हैं। उस कार्बन कंपाउंड को हम हीट आउट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही हम हीट करेंगे क्या होगा स्टूडेंट्स? हम हीट होते ही, यानी कार्बन कंपाउंड, यानी उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है जो कि हीट को सपोर्ट करेगा। अब क्योंकि हीट को सपोर्ट करने वाला कंपाउंड आ गया है फ्लेम में, तो क्या होगा? आग और भड़केगी और धुआं उठेगा। यस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स दिखेंगे आपको। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, ये कैसे कंफर्म करें? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिएक्शन पे फोकस कर लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन एन एडिशन रिएक्शन। और जैसे मैंने कहा कि आग में घी डालने का काम हो रहा है यहाँ पे कार्बन कंपाउंड, तो जैसे ही फ्लेम में कार्बन कंपाउंड हमने डाला, ये एक आग थोड़ी भड़क गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, हीट है तो लाइट तो आना ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पे, ये कैसे कंफर्म करें? मैं ये बात कर रही थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कंफर्म करने के लिए हम एक ब्लू लिटमस पेपर ले जा सकते हैं जहाँ से फ्यूम निकल रहे हैं। ओके, जहाँ पे फ्यूम्स देख रहे हैं हम, वहाँ पे अगर हम ले जाए तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है रेड में, थोड़ा सा रेड कलर, स्लाइटली रेड में चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होती है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये कंफर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। होप सो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन समझ में आया। चलिए दूसरा एक और रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, यस, तो एक तरह का रिएक्शन ऑफ कार्बन ही हो गया। सो रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद लाइम वाटर, स्टूडेंट्स अगर आपने देखा होगा, हम सोडा लाइम वाटर लेते हैं और उसमें बबल्स पास ऑन करते हैं, है ना, किया है हमने, यस, तो उसका धीरे धीरे उस सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। और हम जब छोटे थे तब हमें मैजिक करके दिखाया जाता था, है ना। एक्चुअली इट्स नॉट सो, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो होता क्या है यहाँ पे, what is the reason behind the lime water turning milky? The first is
कार्बो, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो चल रहा है साइड बाय साइड, उस पर फोकस करिएगा। लाइम वाटर लिया है, जैसे ही हमने उस पर बबल्स पास ऑन कर दी, अब देखोगे धीरे धीरे उस सोल्यूशन का कलर चेंज होता जाता है। गॉट इट। अब यहाँ पे CaOH ट्वाइस इज नथिंग बट लाइम वाटर, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जब ये रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम एक्सेल कर रहे हैं उस सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड gives calcium carbonate CaCO3, ठीक है, calcium carbonate plus water. So I'm repeating the reaction. Calcium hydroxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate plus water. अब अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, यस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन तो हमने देख ली, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड है, देख सकते हो इमेज में, कार्बन सेंटर में है एंड दोनों साइड से ऑक्सीजन कवर्ड अप है। हर एक ऑक्सीजन ने कार्बन को डबली बॉन्ड से होल्ड कर रखा है, हर एक ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड्स हैं विथ कार्बन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें पता है, इट इज CO2। मॉलिक्यूलर मास कैसा है, 44 यूनिट्स। क्यों, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, Z प्लस P प्लस Z, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, तो एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा 12। ऑक्सीजन जिसकी एटॉमिक नंबर है 8, उसका एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा 16। ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 16 इंटू 2 बिकम्स 32, है ना, 16 2s are 32, प्लस कार्बन जिसकी एटॉमिक मास है 12, तो 32 प्लस 12 गिव्स अराउंड 44 यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, ठीक है, -56.6 डिग्री सेल्सियस। ऑकरेंसेस, भाई ये कहाँ पाया जाता है, बहुत सी ऐसी जगह है, चलिए लिस्ट आउट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन एयर इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में होता है एयर में, यस। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एज अ सॉल्ट इन शाहबाद टाइल्स, शाहबाद टाइल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, मार्बल्स बहुत ही वाइट होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है इस वजह से। तीसरा पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे लकड़ियाँ जलाई जाती है, कोल, पेट्रोल, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, भाई गाड़ियों में क्या यूज़ करते हैं, पानी तो नहीं डालते, है ना। सो गाड़ियों में हम क्या डालते हैं, जो पेट्रोल, डीजल, ये सब जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनका जो एमिशंस होता है एज एन एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम एक्सेल भी तो करते हैं ना मैम, यस। तो हम एक्सेल जो करते हैं उसका क्या, हम एक्सेल करते हैं जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है ओवरऑल 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन आवर एक्सेल्ड एयर। अब हम देखेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है, तो चलिए इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं क्या है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप देख रहे हो सबसे नीचे ब्लू कलर सोल्यूशन के साथ है एक राउंड बॉटम फ्लास्क। अब ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर है क्या, दैट इज CaCO3, इसके अंदर है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके ऊपर जो राउंड बॉटम फ्लास्क का जो माउथ है उसे कवर कर दिया गया है और वहाँ पे 2 ओपनिंग्स हैं। सबसे पहला है एक थीस्टल फनल जैसा, ठीक है, उस थीस्टल फनल में हमने डाल रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एंड है, थीस्टल फनल का जो एंड है जहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है, वो आप देखोगे राउंड बॉटम फ्लास्क में जो सोल्यूशन है उसके अंदर है, उसका एंड, थीस्टल फनल का जो एंड है, ओके, वो सोल्यूशन के अंदर है इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। अब दूसरा ओपनिंग जो है राउंड बॉटम फ्लास्क में, वो एक बेंड ट्यूब के लिए है। वो बेंड ट्यूब क्या करेगा, बेंड ट्यूब जो है एक दूसरे सिलेंडर से कनेक्टेड है और वहाँ पे भी उसका माउथ जो है वो कवर्ड कर दिया गया है विद अ रबर कॉक। अब ओवरऑल क्या होता है हम वो देखेंगे। ओवरऑल यहाँ पे होता ये है कि जो राउंड बॉटम फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट ले रखा है, वो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है विद HCl विच इज़ पास्ड फ्रॉम द थीस्टल फनल। ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसे डालते जाएंगे। तो CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ये हमें देगा CaCl2, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ये एक तरह का सॉल्ट है क्या, यस।
तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अपर एरो दिया है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। सो बेंड ट्यूब से क्या निकलेगा, अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पानी निकलेगा क्या, नहीं। CaCl2 नहीं, तो क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बेंड ट्यूब से निकल रहा है और जा रहा है सिलेंडर पे, तो हम इसको कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। गैस को कलेक्ट करने का जो मेथड है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का मेथड है ना। यस, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज जो हम सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी जो वॉशिंग सोडा जो डिटर्जेंट्स में यूज होता है। यस, ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग निकल जाता है ना, किस वजह से, बिकॉज ऑफ वॉशिंग सोडा। अगर चीप क्वालिटी का डिटर्जेंट होगा तो उसमें वॉशिंग सोडा जो यूज़ हुआ होगा वो भी बहुत चीप क्वालिटी का होगा और आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। सो डिटर्जेंट्स भी काफ़ी अच्छे यूज़ करने होते हैं ताकि कपड़ों की लाइफ टिकी रहे। सो सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, सोडियम कार्बोनेट बनता है कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसकी इक्वेशन को देखते हैं। NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, जब ये रिएक्ट करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस तब देता है एक कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है दैट इज Na2CO3 प्लस वाटर। समझ में है, बहुत ही ईजी है। यस, मैं रिपीट कर दे रही हूँ एक बार रिएक्शन। NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स Na2CO3 प्लस वाटर। तो ये रहा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट्स, यस, सोडियम बाइकार्बोनेट्स में हम अगर फोकस करें, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ढोकलास वगैरह में यूज़ किया जाता है वो वाला सोडा, बेकिंग सोडा, केक बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ये इस लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा। सो सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2CO3। अब Na2CO3 से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये देगा एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट इज NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। गॉट इट स्टूडेंट्स? सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ध्यान, छोटा सा डिफरेंस है, बाइकार्बोनेट में H एडेड है और सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3। गॉट इट? तो चलिए देखते हैं आगे यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहला है कि ये एरिएटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला, फैंटा, मिरिंडा, ये सब में यूज होता है। यस, सो CO2 इज यूज्ड टू मेक एरिएटेड ड्रिंक्स एंड प्लांट्स भी यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, 5th-6th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द सेक ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना खुद का खाना बनाते हैं और हैप्पीली जीते हैं। Next point is carbon dioxide is liberated during the reaction which is stored under pressure in fire extinguisher. कार्बन डाइऑक्साइड जब कभी भी एमिट होता है रिएक्शंस के दौरान तो हम उसे स्टोर करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर्स में फिल करके रखते हैं अंडर हाई प्रेशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर्स की ज़रूरत क्या है ये हम आगे देखेंगे, सो आई वोंट बी फोकसिंग ऑन दैट टू मच। अब थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट पे फोकस करें। सो लिक्विफाइड CO2, लिक्विड CO2 इज यूज टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफ़ी। येस, ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैफीन अच्छा नहीं है, ये कहते हैं एक तरह की नशे वाली चीज़ होती है। सो कैफीन को निकालना फ्रॉम कॉफ़ी, कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैफीन होता है, इसीलिए नींद नहीं आती। कहते हैं ना, जो काम करने वाले लोग होते हैं ना वो कॉफ़ी पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। येस, उनमें क्या होता है, एक तरह का नशा जैसा होता है, इसलिए कहते हैं कि यू शुड नॉट गो फॉर इट। सो कॉफ़ी से कैफीन निकालने के लिए लिक्विड CO2 यूज़ होता है। भाई सॉलिड CO2 भी होता है क्या? यस, लिक्विड है तो सॉलिड भी है।
अब सॉलिड CO2 का यूसेजेस क्या है? सॉलिड CO2 को आप अपना नॉर्मल हाथों में नहीं पकड़ सकते, यस, इसीलिए जो मैंने आपको इमेज दिखाया हुआ है, दैट इज द पर्सन इज होल्डिंग CO2, सॉलिड CO2 विद इन द ग्लव्स, यस। अब अगर हम नॉर्मली पकड़ेंगे तो क्या होगा? हमारे हाथ जल जाएंगे। अगर मैंने सॉलिड CO2 अपने हाथों में पकड़ लिया तो हाथ जल जाएगा। आग लग जाएगी क्या? नहीं, बर्न रैशेस हो जाएंगे। समझ में आया? तो हम इसे काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ होल्ड करते हैं। अब सॉलिड CO2 का यूसेजेस क्या है? जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कैटल्स हैं, गाय भैंस सब है, तबेला है, तो यहाँ से मिल्क अगर मुझे मुंबई सेंड करना है और ओवरनाइट का ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, ओके, तो दूध खराब हो जाएगा। यस, ऐसा ना हो इसीलिए सॉलिड CO2 यूज़ किया जाता है, चिल करके उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स, फिशेस हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ फिशेस आ गया, फिर फ्रोजन फ्रूट सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए सॉलिड CO2 की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। सो होप सो सॉलिड CO2 समझ में आ गया। मूवीज़ वगैरह में देखा होगा स्टूडेंट्स, वो धुआं वाला इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यस, वो हमारे यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लास्ट यूसेजेस है, दैट इज यूज्ड फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ मिस्ट इन मूवीज एंड ड्रामाज। यस, कोई धुआं वाला सीन होगा, है ना, कोई दिख नहीं रहा है, काफ़ी धुआं है, तो मिस्ट क्रिएट करते हैं, यस। तो यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर्स। जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस देख रहे थे, वहाँ पे भी एक पॉइंट था कि हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में CO2 फिल करते हैं, यस। अब रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर को देख लेते हैं। ये एक सेटअप है फायर एक्सटिंग्विशर्स का, यस, जो रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं ना बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग प्रीमाइसेस में या ऑफिसेस में, स्कूल्स में भी होगा, तो ऐसा कुछ दिखता है अंदर से। सबसे पहला तो है ऊपर एक नॉब होता है जिसे प्रेस करना होता है, नॉर्मली जब हमें ज़रूरत होगी तब। नॉब के नीचे है एक तरह का कैप्सूल, मेडिसिन वाला कैप्सूल नहीं, ये एक तरह का सील्ड कंटेनर है, कैप्सूल। अब इस कैप्सूल में कुछ होता है क्या? यस, इस कैप्सूल में होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इस कैप्सूल में होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नीचे कंटेनर में आप देखोगे है सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लू कलर के सोल्यूशन, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी जो ओवरऑल प्रोसेस है वो कैसे होता है, काम कैसे करता है फायर एक्सटिंग्विशर्स? स्टूडेंट, सबसे पहले अगर कहीं आग लगी हो, यस, तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत है। अब फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा है क्या बटन चालू किया चालू हो जाता है? नो, व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर में कुछ केमिकल्स हैं, हमने देखा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 एंड NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड उस कैप्सूल के अंदर है, तो जैसे ही हम उस कैप्सूल को प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, ये कैप्सूल क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स जो H2SO4 है वो आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड वो आ जाएगा विद सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में। अब जैसे ही H2SO4 कांटेक्ट में आ गया विद NaHCO3, ये रिलीज करेगा एम्पल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एम्पल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया तो क्या करेगा भाई? फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए तो रिलीज हुआ है, यस, तो फायर एक्सटिंग्विश करेगा। अब जब कभी भी हम ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं, ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही कोई करोजन्स क्रिएट करते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई हार्मनेस नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी शॉर्ट सर्किट से या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ की वजह से आग लगी होगी तो हम ज़्यादातर करके ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं, पानी वाले नहीं, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का फंक्शनिंग समझ में आ गया। हियर इज द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन द कैप्सूल इज ब्रोकन। NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो बनते हैं Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म। उपसो रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर भी समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें द नेक्स्ट वन दैट इज मीथेन, यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है तो इसके बारे में डिस्कस करना बनता है। मीथेन का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो चलिए एक बार एक और नज़र डालते हैं। CH4 ये ओवरऑल एलैबोरेटेड स्ट्रक्चर है। तो मीथेन के अकरेंसेस की अगर हम बात करें तो मीथेन हर एक नेचुरल गैस में प्रेजेंट होता है,
कितने परसेंटेज में? अप टू 87%. Got it? So methane occurs in natural gases to the extent of 87%. It is present in biogas. Yes, biogas plants से जो गैस निकलती है वो मीथेन होता है. It is also found in coal mines. Yes, it is found at the surfaces of marshy places. Marshy places क्या होता है भाई? दलदल है ना, जहाँ पे दलदल है. Yes, वहाँ पे भी मार्श गैसेस यानी जो मीथेन गैसेस हैं ऊपर ऊपर उसके सरफेस पे मिलते हैं. अब क्योंकि मार्शी एरिया है और उसके ऊपर सरफेसेस में मीथेन गैसेस है, इसीलिए हम इसको मार्श गैस भी कहते हैं. मार्श गैस. द नेक्स्ट वन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. यानी जब कोई ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है विथ नॉट मच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या फिर हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसका मतलब है एनारोबिक, तब भी हमें क्या मिलता है? एक मीथेन गैस मिलता है. ठीक है, समझ में आया. अब लास्ट वन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे थोड़े से कन्फ्यूजन्स में आ जाते हैं कि क्या है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस. जो भी नेचुरल गैसेस हमें मिलते हैं फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट, हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल गैस को लेकर आते हैं, और फिर उस नेचुरल गैस में बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना. कुछ कचरा होता है, कुछ दूसरे ऑयल्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं. तो हम क्या करते हैं? उन सबको सेपरेट करते हैं. बट अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो सेपरेशन के लिए हमें कुछ एक मेथड यूज़ करना होगा जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अपैरेटस मैंने लिया हुआ है. एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसके ऊपर है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कुछ कॉलम्स होते हैं. अब हर एक कॉलम का कुछ एक मीनिंग होता है. हर एक कॉलम में कुछ कुछ एलिमेंट्स, कुछ कुछ कंपाउंड्स, कुछ कुछ गैसेस, कुछ ऑयल्स जो भी प्रेजेंट होंगे उस नेचुरल गैस में, उन सब के सेपरेशंस का लेवल्स है. हो सकता है कुछ ऐसे गैसेस हैं जो सबसे पहले ही सेपरेट हो जाते हैं, तो टॉप मोस्ट आ गए. फिर कुछ कचरा है जो एंड में होता है, वो सबसे नीचे आ गया. फिर कुछ ऑयल्स हैं तो मिडिल पार्ट में आ गए. यानी हर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का कुछ एक मतलब होता है, कुछ एक टेम्परेचर होता है. उस टेम्परेचर में आते ही वो सेपरेट हो जाएगा. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस गिव्स मीथेन इन प्योर फॉर्म. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम करें नेचुरल गैस का तो हमें मीथेन प्योर फॉर्म में मिलता है. चलिए, अब मीथेन के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. कहाँ मिलता है वो देख लिया, कैसे क्या होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट देखिए -182.5 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट भी माइनस में ही है, 161.5 डिग्री सेल्सियस. ये कलरलेस गैस होता है. द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीथेन. गैसेस की बात कर रहे थे हम, मीथेन जो गैसेस फॉर्म में होता है, अगर ये लिक्विड फॉर्म में हो तो इसकी डेंसिटी जो है कहीं गुना कम होगी, या फिर कह सकते हैं कि लेस देन दैट ऑफ दी वाटर. डेंसिटी कम है लिक्विड मीथेन की तो सबसे टॉप पे होगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई तो ये नीचे होगा. जैसे ऑयल और पानी का मिक्सचर कैसा होता है, ऑयल की डेंसिटी कम है तो ऑयल फ्लोट करता रहता है, वैसा ही कुछ. नेक्स्ट, मीथेन इज इन गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. नॉर्मली रूम टेम्परेचर में गैशियस स्टेट में होता है, तो लिक्विड मीथेन कहाँ से आता है? यस, तो लिक्विड मीथेन के लिए कुछ डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, कुछ टेम्परेचर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैटर करता है कि हम गैशियस फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें. अब द लास्ट वन इज मीथेन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. स्पेरिंगली मतलब हल्का सा, थोड़ा सा, बट इट इज हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक गैसोलिन, ईथर एंड अल्कोहल. ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है इन सब में हाईली सॉल्युबल है, कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. अब अगर हम बात करें मीथेन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल देख लिया, अकरेंसेस देख लिया, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़. मीथेन इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल. यस, इसीलिए इसे हम यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए. यस, तो इट बर्न्स बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लूइश फ्लेम. जैसे ही ये मीथेन गैस इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन आ जाता है कंबशन प्रोसेस में, ये टर्न हो जाता है ब्लूइश फ्लेम, है ना. गैसेस जगह घर पे गैसेस हैं सबके. यस, तो नेक्स्ट टाइम जब आप गैस ऑन करोगे तो ध्यान देना कि वो फ्लेम जो है वो ब्लू कलर की होती है. यस, इट बर्न्स कंप्लीटली. सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर अच्छा रहा तो ये जो मीथेन गैस है इट बर्न्स कंप्लीटली. इसका ओवरऑल इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स कैसा बनेगा, CH4 plus O2, CH4 यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन O2 gives us
CO2 प्लस H2O प्लस हीट, यानी ये भी एक कार्बन डाइऑक्साइड देगा अलॉन्ग विथ वाटर एंड हीट। तो समझ में आ गया रिएक्शन। नेक्स्ट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन क्या? यस, मीथेन के साथ क्लोरीन का ही रिएक्शन, बट एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे कैटलिस्ट होगा, यानी कोई मीडिएटर होगा, कोई मध्यस्थ होगा। उसका मतलब है यूवी लाइट्स। अब जैसे ही हमने मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो ये क्या बन गया? CH3Cl, जिसे हम कहते हैं क्लोरोमीथेन, या फिर हम इसे कह सकते हैं मीथाइल क्लोराइड प्लस HCl। तो अब क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और मीथेन का कॉम्बिनेशन है, इसे हम कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। आई एम रिपीटिंग द इक्वेशन, मीथेन प्लस क्लोरीन गिव्स अस क्लोरोमीथेन प्लस HCl। तो ये तो हो गया मीथेन का। भाई केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखेंगे हम यूसेजेस में सबसे पहले है कि मीथेन गैस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, फैब्रिक एंड पेपर मिल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पेट्रोल प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि बीइंग द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द कंबशन ऑफ मीथेन इज स्मॉल एंड सो इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। अब क्योंकि बहुत ही छोटा हाइड्रोकार्बन है, तो जब ये रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है, जो प्रोपोर्शन है, वो रिलीज करता है, तो वो बहुत ही छोटा है। भाई छोटा मेंबर है तो छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट रिलीज कर रहा है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसीलिए हम उसको डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। बाकी सबको भी यूज़ कर सकते थे, बट वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा इन दी सराउंडिंग्स, सो विच इज़ नॉट गुड। तो समझ में आया आपको सेकेंड पॉइंट? मीथेन जब रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबशन, it releases carbon dioxide but in a very less proportion. So it is third point, it is used for the production of organic compounds such as organic compound के production में भी use होता है ethanol, methyl chloride, methylene chloride and acetyl। ये सारे compounds के production में मीथेन का हाथ होता है। So usages समझ में आ गया स्टूडेंट्स। हमने मीथेन की occurrences देखे, physical properties, chemical properties and usages। अब हम पहुंच गए हैं टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बायोगैस। बायोगैस प्लांट्स, यस, बहुत से लोगों ने, मुंबई में तो बहुत कम होता है, बट जब आप अपने नेटिव प्लेसेस जाते हो तो देखा होगा बहुत से लोगों ने, चलिए खुद के घर पे नहीं है बट आसपास तो देखा ही होगा, गांव में एक बायोगैस प्लांट लगा होता है। अब बायोगैस प्लांट में होता क्या है, डालते क्या है? बायोगैस प्लांट्स में हम डालते हैं एनिमल डंग्स, जो भी कैटल डंग्स होते हैं, गाय भैंस के जो गोबर वगैरह, वो सब कलेक्ट करते हैं। ड्राई लीव्स, वेट गार्बेजेस जो किचन से निकलता है, उन सब को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज होने के लिए एक टैंक में डाल देते हैं। अब टैंक में डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं विथ एनारोबिक माइक्रोब्स, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आते ये माइक्रोब्स। ठीक है, बायोगैस प्लांट में एक टैंक होता है। चलिए डायग्राम देख लेते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम पे देखोगे एक अंडरग्राउंड टैंक होता है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्ट। अब इस टैंक में हमने डाल दिया एनिमल डंक, ठीक है, जो भी कैटल्स के डंक्स होते हैं, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेजेस, जो भी सब वेट चीज़ें हैं, यूरिया भी डालते हैं स्टूडेंट्स, यस। तो ये सब हमने डाल दिया यहाँ पे अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डालने का जो प्रोसेस है वो इनलेट चेम्बर से होगा। इनलेट चेम्बर से हम डालेंगे ये सारी चीज़ें तो आ जाएगा डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में क्या क्या है समझ में आ गया। अब ऊपर से आप देखोगे एक डोम जैसा स्ट्रक्चर है। डोम जैसा स्ट्रक्चर है मतलब वो क्या कर रहा है, नीचे ऊपर एक लेयर कवर कर रहा है ताकि ऑक्सीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। और साथ ही साथ डोम में एक एस्केप पॉइंट होता है जहाँ पे नीचे जब डिकम्पोजिशन हो रहा होगा तो जो गैसेस बनेंगे वो सारे के सारे कहाँ कलेक्ट होंगे, डोम एरिया में। और डोम एरिया में एग्जिट ऑफ गैस के लिए एक पॉइंट है जहाँ से एग्जिट होगा गैस, वहाँ से पाइप्स कनेक्टेड होते हैं और वो पाइप्स हमारे किचन्स तक आते हैं। समझ में आ गया आपको ओवरऑल फंक्शनिंग। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बायोगैस प्लांट्स हैं ये क्या, कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस। समझ में आ गया, बायोगैस प्लांट्स दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। अब मीथेन गैस तो दे रहा है बट मीथेन गैस को हम यूज़ कहाँ करते हैं, भाई किचन्स में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पसेस। यस, बहुत चीप है, अफोर्डेबल है,
इसलिए यूज़ करते हैं। अब बायोगैस प्लांट्स में क्या सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैसेस ही होते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, बायोगैस प्लांट्स में 55 to 60% है ना, 55 से लेकर 60% तक के जो गैसेस होते हैं वो मीथेन होते हैं, और बाकी जो बच गया वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? So methane gas is produced in biogas plants but not in 100% amount, 55 to 60%. जो बायोगैस फ्यूल है स्टूडेंट्स इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज, बहुत ही कन्वीनियंट है, ना ही कोई उसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है कैरी करने का, ना ही कोई एक स्मेल ऑर्डर ऐसा कुछ है, नथिंग। सो बायोगैस is a fuel which is very convenient to use, and in addition to this a very good manure is also produced. तो स्टूडेंट्स जब बायोगैस प्लांट्स में ये जो हमने स्लरी डाली हुई थी, जो डंक वगैरह सब डाला हुआ था, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेजेस, सब कुछ डिकम्पोज हो जाते हैं, उस पर माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज कर रहा है। यस, सो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जब रिलीज किया, मीथेन तो यूज़ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो गया, फाइन। तो जो बचा वेस्ट, जो डिकम्पोज्ड कंपाउंड है, वो जो वेस्ट बचा है स्टूडेंट्स, उस वेस्ट को हम कहते हैं मैन्योर, और वो मैन्योर हम यूज़ कर सकते हैं इन फील्ड्स। फार्मर्स जो होते हैं ना, वो मैन्योर्स को यूज़ करते हैं इन फील्ड्स फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये मैन्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदरवाइज मैन्योर अगर यहाँ से नहीं मिला तो आर्टिफिशियल मैन्योर्स डालते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। ऑर्गेनिक चीज़ें अच्छी होती है ना, तो ऑर्गेनिक मैन्योर मिल गया तो भाई दोनों तरह से काम हो गया भाई, एक तो गैस भी मिल गया फॉर कुकिंग पर्पसेस और अच्छा मैन्योर भी मिल गया फॉर इल्डिंग पर्पस। आपको आज के सेशन में अगर स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट राइट इट टू मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करिएगा ही, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, that you have to subscribe our channel for the notifications of more upcoming videos. And इसी के साथ आज का सेशन हम स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। Be safe. Thank you for watching our videos. Thank you once again.